আর বিজেপি খালি হবে। খেলা হবে, ওর ভোট বাক্স খালি হবে। खेला होने से हम डर जाएंगे क्या? तेरे खेला होने से कोई नहीं डरता। লুখেরা চাইনা চাইনা চাইনা। उसके लिए आपकी रोशनी दे रहे हैं। बेटियों को चुन चुन कर बंगाल से निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करता है। বিজেপিকে বিদায় দিন, বাংলাকে শান্তিতে থাকতে দিন। 2 मई के बाद किसी की ताकत नहीं है दुर्गा पूजा को रोकने की। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और इस समय मैं मौजूद हूं कोलकाता में। और कोलकाता में इस बार चुनावी जंग जो है वो बड़ी जबरदस्त है। हालांकि 5 राज्यों में चुनाव है, 4 राज्यों में और 1 केंद्र शासित प्रदेश में। लेकिन बंगाल का चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है? आखिरकार बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा रण क्यों है? और बंगाल में ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच में सीधा आर पार क्यों है? आज इसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे मेरे साथ पूरा दिन, क्योंकि आज का पूरा दिन हम बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ। आखिरकार बंगाल के चुनाव के अंदर खेला होवे या विकास होवे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने नारा दिया विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र सोनार बांग्ला की बात करता है, लेकिन ममता बनर्जी कहती है कि मेरी चोट के साथ मुझे इस बार भरपूर वोट मिलेगा और मैं सिर्फ बंगाल में नहीं जीतूंगी, मैं बंगाल जीतने के बाद 2024 की तैयारी करूंगी और दिल्ली से बीजेपी को हटाऊंगी। आखिरकार बंगाल का चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है? असम चुनाव पर भी हम करेंगे सीधी बात। आज पूरा दिन संपूर्ण विश्लेषण चुनावों पर मेरे साथ। आज का पूरा दिन हम बिता रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी कौन सी है। बंगाल पे भी सीधी बात करेंगे और साथ ही साथ असम के बारे में भी रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे कि अमित शाह असम के बारे में क्या सोचते हैं। तो आज का पूरा दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ, जिनको भारतीय जनता पार्टी का बड़ा रणनीतिकार भी कहा जाता है। और इसी के साथ बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह ताबड़तोड़ रैलियां करने के लिए निकल चुके थे और साथ में थी न्यूज़ 18 की टीम। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद अमित शाह पूरे जोश के साथ रैली से मंच की ओर बढ़ चले। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सभी का 2 हाथ जोड़कर मैं माफी मांगना चाहता हूं कि ये चिलचिला की धूप में आपके पर मंडप हम नहीं डाल पाए। मित्रों, आप सभी का हृदय से मैं माफी मांगना चाहता हूं कि आपको इतनी गर्मी हो रही है, मगर दीदी का त्रास इतना है, संत्रास इतना है कि इतनी गर्मी में भी, इतनी धूप में भी आप दीदी को हराने के लिए खड़े हैं। आप इतनी इस समय हम अमित शाह के पहले कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। कुल मिलाकर अमित शाह ने अपने भाषण की शुरुआत, जहां पर लोगों का हजूम है, आप देख सकते हैं लोगों का हजूम है, भाषण की शुरुआत भारत माता के जय के नारे के साथ करी और ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला, कहा गवर्नर्स नहीं है, आपको पीने का पानी नहीं देती, इस बार आप मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लेकर आइए, हम यहाँ पर अच्छा पीने का पानी देंगे, गवर्नेंस देंगे और सुरक्षा देंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण थी। तो आज का ये पूरा दिन हम बता रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ। एक के बाद एक
रैलियों का दौर चलता रहा और अमित शाह बिना रुके, बिना थके अपनी मंजिल तक आगे बढ़ते रहे। वही जोश, वही उत्साह और उसी गर्मजोशी के साथ समर्थकों और कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते रहे। अमित शाह न सिर्फ टीएमसी पर करारा प्रहार कर रहे हैं, बल्कि जन सरोकार के मुद्दों को भी जोर शोर से उठा रहे हैं, चाहे पीने के पानी का मुद्दा हो या फिर बेटियों की शिक्षा का मुद्दा हो। मैं आपको पूछना चाहता हूं, पुरुलिया जिले में आपको यहाँ पर पीने का पानी घर के अंदर नल से मिलता है क्या? बताइए। मिलता है? मिलता है? मैंने यहाँ की जांच करी है, फ्लोराइड युक्त पानी किसी पिलाती है आपको? ये हमारे युवा बस जवानी में 40 साल होते होते बूढ़े हो जाते हैं, कमर टेढ़ी हो जाती, बाल पक जाते हैं, क्योंकि यहाँ का पानी फ्लोराइड युक्त है। माताओं बहनों के पास से, बच्चियों के पास से फीस लेनी चाहिए क्या? शिक्षा की लेनी चाहिए? ये चीज फीस वसूल रही है। हमने तय किया है कि आदिवासी और कुर्मी माताओं बहनों की छोटी बच्ची से लेकर कॉलेज तक की सारी शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। जंगल महल पूरा और पुरुलिया, इसको रेल से जोड़ने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी चालू कर चुकी है। वो आने वाले 2 सालों में समाप्त हो जाएगा। आप लोगों को कोई गंभीर बीमारी आए तो कलकत्ते जाना पड़ता है ना? कोई जाना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता है? अरे बोलो तो, जोर से बोलो, जाना पड़ता है ना? हमने तय किया है कि यहीं पर जंगल महल के अंदर भी नया एम्स बनाकर मेरे आदिवासी और कुर्मी भाइयों को हम दिन ढलता जा रहा था, लेकिन अमित शाह के उत्साह और कार्यकर्ताओं से मिलने के जोश में कोई कमी नहीं दिखाई दी और हेलीकॉप्टर एक बार फिर उड़ चला अपनी अगली मंजिल की। इस समय हम पहुंच चुके हैं विष्णुपुर में। आज सुबह से हम पूरा दिन बिता रहे हैं अमित शाह के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री वो बंगाल में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, वोटरों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों यहाँ पर नरेंद्र मोदी वाली सरकार की जरूरत है। यहाँ पे पीने के पानी की बात करते हैं, घुसपैठियों की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात अमित शाह हर बार करते हैं। तो अमित शाह जा चुके हैं मंच में भाषण देने के लिए विष्णुपुर में। तो विष्णुपुर का मंच तैयार है और हम भी चलते हैं अमित शाह के उस मंच पर, जानने और समझने की कोशिश करते हैं वो यहाँ पर क्या कहते हैं। पब्लिक यहाँ पर बहुत उल्लास में है। जिस जगह अमित शाह पहुंचते हैं वहां पर जय श्री राम का नारा पब्लिक लगाती है। तो क्या जय श्री राम का नारा पब्लिक को कनेक्ट कर रहा है? ममता बनर्जी जिस नारे से सबसे ज्यादा चिढ़ रही थी, क्या वो पब्लिक के कनेक्ट का सबसे बड़ा नारा बन गया है? इसको भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। आज पूरा दिन हम बिता रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ। मोदी जी 115 स्कीम लेकर आए हैं और दीदी 115 स्कैम लेकर कौभांड लेकर आई है। अब आपको तय करना है, स्कीम चाहिए या स्कैम चाहिए। अगर स्कीम चाहिए तो मोदी जी को वोट देना है, स्कैम चाहिए तो तृणमूल की निकम्मा सरकार। आप लोग मुझे एक बात बताओ कि आप कटमनी से परेशान हो या नहीं? जरा बोलो, कटमनी से परेशान हो या नहीं? कटमनी हटाना चाहते हो? चाहते हो तो तृणमूल कांग्रेस हटा सकती है क्या? हटा सकती है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कटमनी हटा सकती है मित्रों, और कोई नहीं हटा सकता। मेरा आप सबसे निवेदन है
कि गठबंधन हटाना है तो भारतीय जनता पार्टी को देना। मलेरिया और डेंगू देश भर में समाप्त हो गए, मगर दीदी ऐसी है जिसको मलेरिया से दोस्ती है, डेंगू से दोस्ती। ये बंगाल से मलेरिया और डेंगू तभी जाएगा जब दीदी जाएगी। आप हटाना चाहते हो या नहीं हटाना चाहते हो मलेरिया डेंगू को? बोलो भाई, माताएं बोले। अब मलेरिया और डेंगू हटाना है तो दीदी को भी हटाना पड़ेगा। हटाओगे क्या? भाजपा सरकार लाओगे? आप को जिताओगे? आज पूरा दिन हम बिता रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ, और अब हम विष्णुपुर से दुर्गापुर की तरफ जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह लगातार टीएमसी पे हमला बोलते हैं, गवर्नेंस की बात करते हैं और सीधे तौर पर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इधर सरकार बनाइए, आपका जीवन हम सुधारेंगे। अमित शाह उस पर फोकस करते हैं। अमित शाह ने बंगाल में काफी पहले से ही प्रचार की कमान संभाल ली थी और शायद यही वजह है कि वो पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि इस बार बंगाल में घूमकर एक बात साफ दिख रही है कि जनता ने टीएमसी को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है। आखिरकार एक के बाद एक कई रैलियों को संबोधित करने के बाद अमित शाह कोलकाता लौट आए, लेकिन चेहरे पर थकान अभी भी नदारद थी। शायद अमित शाह का जुनून उन्हें बीजेपी का सबसे बड़ा रणनीतिकार बनाता है। रैलियों के बाद अब बारी थी अमित शाह के साथ हमारे साक्षात्कार की। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगुन। आज सुबह से हम पूरा दिन बिता रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ। हम उनके साथ उनके कई कार्यक्रमों में गए। अमित शाह जी, सुबह से आज हम पूरा दिन आपके साथ बिता रहे हैं। मेरा आपसे सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है शुरुआत में कि बंगाल में भी चुनाव है, तमिलनाडु में भी चुनाव है, असम, पौंडीचेरी, सब राज्यों में चुनाव है, लेकिन बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना अहम क्यों है? ऐसा नहीं है, सब राज्य हमारे लिए अहम है। बंगाल में चूंकि सीटों की संख्या ज्यादा है तो यहाँ पर ज्यादा लोग आना पड़ता है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि आप भी प्रचार बंगाल में कर रहे हैं, आप बाकी राज्यों में भी जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बंगाल के अंदर, क्योंकि आपने कहा भी था पहले जब 2017 में यूपी का इलेक्शन जीत के आई थी कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा उद्देश्य, स्वर्णिम काल तभी आएगा जब आप केरल में, बंगाल में आप लोग सरकार बनाएंगे। इस वजह से? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ पर 400 सीट है जी। असम की सीटों की संख्या, तमिलनाडु में हम 20 सीटों पर लड़ रहे हैं और केरल की सीटों की संख्या का योग मिला दो तो 400 भी नहीं होता है, तो यहाँ पर स्वाभाविक रूप से ज्यादा आना बनता है। घोषणा पत्र में आपने बोला कि आप सोनार बांग्ला की बात करेंगे, हालांकि ममता बनर्जी कहती है कि इस बार खेला होबे, उनको चोट भी लगी हुई है, वो कहती है खेला होबे, खेला होबे। चले, उनको खेला होबे करने दीजिए। मोदी जी ने कहा है विकास होबे, अब बंगाल की जनता तय करेगी कि खेला चाहिए या विकास चाहिए। सीए का जिक्र भारतीय जनता पार्टी के नेता और आप भी काफी करते हैं। क्या आपको लगता है कि सीए बंगाल के लिए आपका पॉलिटिकल प्लैंक है एक? नहीं, देखिए, सैद्धांतिक रूप से जो शरणार्थी आए उनको भारत के सभी नेताओं का आजादी के वक्त से एक आश्वासन रहा जी कि आपको यहां की नागरिकता देंगे। अब 70 साल से किसी ने ये नहीं करा। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के अपने चुनाव घोषणा पत्र को, सीए को हमने चुनाव घोषणा पत्र में रखा था और 20 में हम कानून लेकर आए। इसको मैं नहीं मानता राजनीतिक दृष्टि से देखना चाहिए, मगर जब आप सीए का विरोध करते हो तो ऑटोमेटिक चीज पॉलिटिकल हो जाती है। और मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, जो पार्टियां विरोध करती हैं, जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता मिले, उसमें भला विरोध क्या हो सकता है? लेकिन एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मटुआ समाज को सीए का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, ऐसा आकलन लगाया जा रहा है, और करीब करीब 70 सीटों पर इस समुदाय का बड़ा प्रभाव है। इसीलिए इसको कहा जा रहा है ये राजनीतिक स्टंट है। असम में आप लोग थोड़ा चुप हैं, बंगाल में थोड़ा ज्यादा मुखर होकर बोल रहे हैं। असम में भी चुप नहीं है। असम में किसी ने विरोध नहीं करा था, वहां की सरकार ने विरोध नहीं किया। यहाँ की सरकार ने इसका निंदा प्रस्ताव किया था, इसलिए यहां बोलना पड़ रहा है।
महिला वोटों पर आपकी वोट बैंक पर एक नजर है। आपने बोला है कि अगर आपकी सरकार बनेगी तो सरकारी नौकरी में 33% रिजर्वेशन जी आप लोग हम देने वाले हैं। आप लोग देंगे। क्या आपको लगता है जो ममता बनर्जी अपना बंगाल की बेटी का पॉलिटिकल कार्ड खेल रही है उसका नहीं, ऐसी स्थिति, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमने महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन करा है। केजी से पीजी तक की पूरी शिक्षा को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट करा है। पूरे बंगाल में सरकारी ट्रांसपोर्टेशन में बंगाल की बेटियों को, माताओं को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करी है। आज बंगाल के अंदर जो दारुण गरीबी है उससे कम से कम महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है, ऐसा सब लोग फील करते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म देने का हमारा एक प्रयास है। क्या अमित शाह जी, क्योंकि हमने बार बार देखा इस हर रैली के अंदर आप घुसपैठ की भी बहुत ज्यादा बात करते हैं। आप कहते हैं कि घुसपैठ जो है उसको हम रोकेंगे, क्योंकि आप देश के गृह मंत्री भी हैं। विपक्ष की तरफ से आरोप लगता है क्यों पहले घुसपैठ नहीं रुक रही थी, जो अब गृह मंत्री कह रहे हैं कि बंगाल में सरकार बनेगी तो रुक जाएगी। इसलिए क्योंकि घुसपैठ सिर्फ भारत सरकार से नहीं रुक सकती, एक पूरा इकोसिस्टम होता है। अगर कोई डीएम सरकारी पॉलिसी के तहत घुसपैठ को बढ़ावा देता है तो बीएसएफ नहीं रोक सकती। कोई एसपी डिस्ट्रिक्ट का, आप कह रहे हैं स्टेट पैट्रोनेज है। हाँ, तो एक इकोसिस्टम ही टोटल ऐसा बनना चाहिए जो घुसपैठ को रोकने के लिए कटिबद्ध हो, तभी घुसपैठ रुक सकती है। और असम में भाजपा की सरकार बनने के बाद परिणाम अच्छे आए हैं। मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि चुनावों के अंदर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, ममता बनर्जी ने भी कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर रहा, आप क्या कहना चाहते हैं जिसमें दुर्योधन दुशासन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया? चलिए, वो ममता जी का खुद का निर्णय है, मगर मेरी पार्टी का संस्कार नहीं है। जी, टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में कुछ नेताओं का हमने देखा कि कई जगह विरोध हुआ। क्या कहना चाहते हैं आप उसके ऊपर? अमित भाई, स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो पार्टी जिंदा होती है वहां आवाज होती है। क्योंकि आरोप ये लग रहा है क्योंकि आपने टीएमसी से जो लोग आए उनको बहुत सारा टिकटें दिए, इस वजह से ऐसा हो रहा है। उनकी सीटों पर बवाल हुआ ही नहीं है। ममता जी भी कह रही है कि बीजेपी हमारे गद्दारों के भरोसे काम कर रही है। चलिए, मैं ममता जी की भाषा नहीं बोल सकता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी आइडियोलॉजी को स्वीकार कर जो लोग यहां पर आए हैं उनका स्वागत है, और वो यहां पर भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता के नाते ही ट्रीट किए जाएंगे। अमित जी, भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद और केंद्रीय मंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है, क्या रणनीति है? कोई रणनीति नहीं है। एक चुनाव की दृष्टि से यहाँ के यूनिट को लगता है कि उनके चुनाव लड़ने से फायदा है, इसलिए उनको चुनाव लड़ाया गया है। एक सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में मुख्यमंत्री किसको बनाएगी, और आपने कई कार्यक्रमों में भी बोला कि भूमिपुत्र होगा। क्या आपको लगता है कि टीएमसी खास तौर पर आप लोगों को बहुत घेर रही है इस विषय के ऊपर? गिरने का कोई सवाल ही नहीं है। हम कई चुनाव मुख्यमंत्री के प्रत्याशी की घोषणा के बगैर जीत चुके हैं। बड़ी बड़ी यूपी जैसी सरकारें बनाई हैं हमने। यहां पर भी बंगाल का ही एक भूमिपुत्र भाजपा सरकार का मुख्यमंत्री होगा। क्योंकि ममता बनर्जी का और टीएमसी का यही कहना है कि बंगाल की बेटी को आप जिताएंगे या बाहरी लोगों को जिताएंगे, यानी ये आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर की लड़ाई उसको बनाने की कोशिश है। 294 के 94 प्रत्याशी यहीं के हैं। ममता जी किसकी बात कर रही है? वो कह रही है बीजेपी के कई सारे नेता बाहर से आ गए हैं चुनाव लड़वाने के लिए, प्रचार करने के लिए आए हम तो। और मेरी पार्टी ऑल इंडिया पार्टी है, अखिल भारतीय दल है, ममता जी का एक राज्य का दल है। तो जब प्रणब बाबू देश के नेता बने तो बाकी देश के लिए बाहर ही थे क्या? सुभाष बाबू ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुने गए तो बंगाल के बाहर वो बाहर ही थे क्या? इस प्रकार से देश नहीं चल सकता। कल प्रधानमंत्री जी ने बहुत खूबसूरती से बताया है जनगण मन का भाव, कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग, ये सारा एक ही है। मगर यहां पर जो चुनाव लड़ रहे और जो सरकार में जाने वाले सारे के सारे बंगाल के, स्वाभाविक रूप से मैं यहां चुनाव लड़ ही नहीं सकता क्योंकि मेरा वोट ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर का कोई मामला नहीं है और ये विषय खड़ा ही नहीं होता आपके लिए। जिनके पास एजेंडा नहीं है वो ही इस प्रकार के मुद्दे खड़े करते हैं। पर इस विषय से क्या आप भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लाने की कोशिश है? कोशिश कुछ भी हो, ऐसा कुछ होता नहीं। ममता बनर्जी को नंदीग्राम में चोट लगी और सिंपैथी वोट
की बात हो रही है, इस पर आप, इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपने एक इंटरव्यू में बोला कि सार्वजनिक करनी चाहिए मेडिकल रिपोर्ट। उन्होंने स्पष्ट करना चाहिए पहले कि चोट हमले से लगी है या दुर्घटना से लगी है, इतनी स्पष्टता उन्होंने कर देनी चाहिए। और इसका मेडिकल रिपोर्ट भी लोगों के सामने पारदर्शिता से रखना चाहिए। हमने यूपी का चुनाव भी देखा, बिहार का चुनाव भी देखा, लेकिन ऐसा क्या है बंगाल के चुनाव में और या फिर केरल में भी कि यहां पर चुनावी हिंसा जो है वो बहुत ज्यादा होती है? मैं इतना ही कह सकता हूं बंगाल की जनता को, 2 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बंगाल के अंदर चुनावी हिंसा पास्ट बन जाएगी, भूतकाल बन जाएगी। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से बीजेपी कहती है कि उनके 130 कार्यकर्ताओं को मौत के घाट यहां पे उतारा गया, आप भी कहते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम कार्रवाई करवाएंगे उसके ऊपर, क्या आपको लगता है कि ये भी बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी काफी मोबिलाइज करने की कोशिश कर रही है? नहीं, मोबिलाइज क्या करना, हम चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव में लोगों के बीच में जाना ही पड़ेगा। हमारा दायित्व है, हमारा विचार लेकर, हमारा संकल्प पत्र लेकर, हमारी आइडियोलॉजी को लेकर। न्यूज 18 इंडिया ने एक ऑपरेशन किया था जिसके अंदर बंगाल में बम बनाने की फैक्ट्री का एक्सपोज हुआ था और उसको लेकर इलेक्शन कमीशन में भी शिकायत गई है, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, चुनाव आयोग ने काफी कदम उठाए हैं और वो चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि आपके रिपोर्ट के आधार पर वो लोग। पर देश के गृह मंत्री होने के नाते ये चिंता का विषय है। जब चुनाव होता है तब गृह मंत्री का कोई अधिकार नहीं होता, चुनाव आयोग का होता है। बंगाल में 100 सीटों से ज्यादा पर मुस्लिम वोटर हैं और उन 30% मुस्लिम वोटर पर लेफ्ट की भी नजर है, कांग्रेस की भी नजर है, ममता जी की तो नजर है ही। उसको आप कैसे देखते हैं? क्यों बीजेपी की नजर? देखिए, हम तो वोटर को हिंदू मुस्लिम की दृष्टि से नहीं देखते हैं, मगर आप जैसे कहते हो कि लेफ्ट, कांग्रेस और ममता जी देख रही, आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं, तो फिर बाकी के 70% उनका क्या करेंगे? पर क्यों बीजेपी को ये वोट बैंक चाहिए? वोट चाहिए नहीं, ऐसा नहीं, हम उसको हिंदू मुस्लिम की दृष्टि से देखते ही नहीं है। हर नागरिक वोटर है, हर नागरिक को अच्छे व्यक्ति को वोट देना चाहिए। नहीं, आप कह रहे हैं कि हम हिंदू मुसलमान की दृष्टि से नहीं देखते, लेकिन जय श्री राम का नारा लगता है हर रैली में। जय श्री राम में क्या मुस्लिम विरोधी है? पर एक धर्म का तो नारा है ही, जरा भी नहीं। ये यहां पर जिस प्रकार से एपिसमेंट हो रहा है, इसके विरोध का नारा है। जो एपिसमेंट की पॉलिसी गवर्नमेंट की है, मुख्यमंत्री की है, इसके विरोध का नारा है। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप ममता दीदी कह रही है, ममता दीदी ने बोला कि बीजेपी यहां पर सांप्रदायिक जहर फैला रही है और सांप्रदायिक जहर की वजह से, जैसे उन्होंने यूपी का हाल कर दिया है, जैसे उन्होंने प्रदेश का हाल कर दिया है, वैसे ही वो बंगाल का हाल करना चाहते हैं। देश का क्या हाल हुआ है? देश में डेवलपमेंट बढ़ा है, दंगे कम हुए हैं, यूपी में भी एक भी दंगा नहीं हुआ है। क्या हाल बढ़ा है? और आपके यहां क्या स्थिति है? आपने क्या हाल कर दिया है? तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि 30% मुसलमान अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो 3 पाकिस्तान बन जाए। कौन फैला रहा है जहर? हम फैला रहे हैं क्या? हमने क्या कहा है? वो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मगर क्या हिंदू मुसलमान करा? हम तो बोले नहीं, पोलराइज कर रहे हैं। और ये जो 30% वाला बयान तृणमूल के नेता ने दिया है, ममता दीदी क्या करेगी उसका? आज तक तो निंदा भी नहीं करी है। कहते हैं दुर्गा पूजा तो पहले भी इधर होती थी, अब ये लोग कहते हैं दुर्गा पूजा नहीं करने देते, तो उस तरह का देखिए, दुर्गा पूजा फैलाने की कोशिश 4 साल तक दुर्गा पूजा कोर्ट के में जाने के बाद कोर्ट की दखल से हुआ है, ये रिकॉर्ड है। आपके टीवी की टीम रिसर्च कर ले, जरा डाउनलोड करे कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर्स को। और क्यों जाना पड़ा कोर्ट में लोगों को? आपने एक अपने कार्यक्रम में बोला था कि चुनाव आते आते तक ममता दीदी जो है वो जय श्री राम बोलेंगी, लेकिन अब चंडी पाठ, दुर्गा पाठ वो सब कर रही हैं। चलिए, अच्छा ही है, मगर बहुत देर हो गई। धन्यवाद। जी। तो ये थी आज की हमारी गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात। आज पूरा दिन हमने गृह मंत्री अमित शाह के साथ बिताया। चंडी पाठ, दुर्गा पाठ क्या था? मार्केटिंग था, चुनावी गिमिक था, क्या था? चंडी पाठ और दुर्गा पाठ क्या था, ये बता दीजिए। चंडी पाठ ममता अमित शाह ने नहीं करा चंडी पाठ, नरेंद्र मोदी ने तो नहीं करा,
ममता बनर्जी ने कहा चंडी पाठ और दुर्गा पाठ क्या था? ममता बनर्जी जब चंडी पाठ पढ़ी थी तो उन्होंने बताया था कि मैं एक हिंदू ब्राह्मण हूँ जी। और तुम मुझे हिंदुत्व मत सिखाओ। गुजरात में राहुल गांधी ने भी यही करा था, जब आप लोगों ने विरोध करा था। राहुल गांधी ने बोला, सर एक सेकंड, राहुल गांधी ने जब बोला, उनके जो प्रवक्ता ने बोला, मीडिया इंचार्ज ने बोला कि ये जनेऊधारी ब्राह्मण है, और आप लोगों ने बोला ये देखिए राजनीति में क्या हो रहा है, कांग्रेस का भी वही हाल है। तो फिर अब ममता बनर्जी को बताने की जरूरत पड़ रही है कि वो ब्राह्मण है? नहीं, उसको किस दायरे में ममता बनर्जी को बताने की ये जरूरत है कि किसी भगवान का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है बीजेपी को। अगर कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो कॉन्ट्रैक्ट दिखाइए। बीजेपी रॉन्ग नंबर है, यही वो बता रही है लोगों को, जनता को।